Hello students, welcome to the Adarsh classes. So today's topic the human digestive system. अगर आप लोगों ने अभी तक लाइव प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए। एक और वीडियो मैं डाल चुकी हूँ जिसमें आपको द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम समझाया गया और उसकी नेमिंग के साथ, तो वो दोनों आप वीडियो देख लीजिए। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमें पढ़ना है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो में लास्ट में आपको दिए जाने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन 20 आने वाले हैं उसकी हेल्प के लिए। तो आज क्यूज होगा लास्ट में, तो आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें 4 आपको पॉइंट दिए गए होंगे। जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में उनका आंसर्स कर देंगे, ए बी सी डी इसमें से कौन सा आंसर है। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ ऐसे किस तरह से होगा, जैसे कि आप लास्ट तक देखें। कई बार बच्चा होता है कि स्किप कर देता है, तो ध्यान रखिए, बहुत मजा आने वाला है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसमें आपको 4 पॉइंट देना है। सबसे पहला पॉइंट है ट्रिप्सिन, बी है पेप्सिन, उसके बाद सी है स्लैवरी अमाइलेज और उसके बाद डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो इसमें से आपको आंसर बताना होगा कि कौन सा आंसर होने वाला है। इसी तरह से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना होगा। एक और क्वेश्चन, आज का एक सवाल है, तो आज का सवाल है आज तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज कौन सी है। जल्दी से बताइए भाई, आपके हिसाब से सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज कौन सी है। मैं आपको इसका आंसर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हमें देखना है आज का टॉपिक। उस टॉपिक से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसमें 5 प्रोसेस, इसमें आपको इसे सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस प्रोसेस के साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना। तो 5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतःग्रहण। इंजेक्शन अंतःग्रहण, जिसका मतलब होता है टेकिंग इन फूड, मतलब कि आपके सामने खाना रखा है, आपने लिया और उसे खा लिया, तो उसको वो क्या कहलाता है, अंतःग्रहण, मतलब कि इंजेक्शन। नेक्स्ट होता है डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉल सॉल्युबल ऑफ फूड सब्सटेंस। आपको क्या करना होगा, जैसे कि डाइजेशन होता है तो वहां पर हम खाना खाते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। जैसे हम लोग खा रहे हैं कैल्शियम, ये सारी चीजें, दूध पी रहे हैं उससे कैल्शियम बन रहा है, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना होता है। जैसे कि प्रोटीन को अमीनो एसिड बनाया जाएगा जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल होगा। डाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। सो टाइप्स ऑफ डाइजेशन, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है आपका केमिकल। डाइजेशन को हिंदी में पाचन बोला जाता है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिकी और केमिकल मतलब रासायनिक। तो मैकेनिकल का मतलब होता है जैसे कि आप अपने दांतों से खाना खा रहे हैं, चबा रहे हो उसे, तो जो आप दांतों से खाना च्यू करते हैं, फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मैकेनिकल। और जहां पर आप बाय केमिकल करते हैं, मतलब कि एंजाइम्स के थ्रू करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, केमिकल। तो ये आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। थर्ड होता है हमारा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, अवशोषण। अब्जॉर्प्शन को क्या बोला जाता है, अवशोषण। तो अब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू बॉडी सेल्स। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे अब्सॉर्ब कर दिया जाता है, जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी विलेय के बारे में। नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन, जिसे हम बोलते हैं स्वांगीकरण। एसिमिलेशन को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण। अब्सॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, absorbed food is used to provide energy to form new protoplasm। तो जैसे कि बॉडी के सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी किससे बनाते हैं, फूड से, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उससे बनाते हैं, जो कि अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और नेक्स्ट है इजेशन, मतलब कि बहिक्षेपण। भाई जो खाया था उसका वेस्टेज बचा उसे बाहर कर दो, उसे क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसे क्या कहेंगे हम, इंजेशन। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, 5 टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हमें अच्छे से समझना है, इसलिए वीडियो बीच में बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा देखें। और वीडियो को जरा जल्दी से लाइक कर दें, जिससे हमें पता चल सके कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई या फिर नहीं आई। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले अभी क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट होता है
है उसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। एक और वर्ड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं गट, जो कि होते हैं 9 मीटर के। एलिमेंट्री कैनाल कितने मीटर की होती है, 9 मीटर की। तो आपको ध्यान रखना है, एलिमेंट्री कैनाल जो कि 9 मीटर की होती है, 9 मीटर। आपको अगर लास्ट में मैं क्यूज करूंगी, उसमें क्वेश्चंस पूछूंगी, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो जैसे कि मैंने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया, जिसे हम गट बोल सकते हैं, द लॉन्ग पैसेज इनसाइड योर बॉडी which food moves along from the mouth to the opening where it leaves your body as waste। इसका मतलब क्या है, शरीर के अंदर वह मार्ग जो मुंह से लेकर उस छिद्र तक जाता है जहां से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक वो रास्ता जो कहां से जाएगा, मुंह से, मतलब कि कहां से, माउथ से लेकर कहां तक जाता है, एनस तक, जहां से हमारी वेस्टेज बाहर रिमूव हो जाती है। तो ये पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तो वहां पर आप ये लिख सकते हैं। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जो चीज आपको लिखवाई जाए वो आप लिख सकें। जहां मैंने इंग्लिश में लिख देती हूँ वहां ऊपर हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो आप उसे देख लिया करें और लिख लिया करें। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बोल दिया, शरीर के अंदर वह लंबा मार्ग जो मुख से लेके उस छिद्र तक जाता है जहां से अपशिष्ट पदार्थों हम लोग बाहर रिमूव कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भाई एनर्जी बनाना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का काम नहीं है। एनर्जी बनाना आप लोग किस में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि किस में स्टोर हो जाती है, एटीपी में। यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सिर्फ क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, मतलब जो फूड होता है उससे न्यूट्रिएंट्स को अलग करते हैं, निकाल देते हैं, और ये कहाँ तक ले जाया जाता है, फिर सेल तक। तो ये काम किसका होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ऐसे जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ग्लूकोज में। वो चीज हम न्यूट्रिशंस में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा प्रोटीन, ठीक है, एक प्रोटीन जानते हैं आप लोग, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। या फिर मैं आपको बोलती हूँ फैट। ठीक है, तो फैट, फैट किस में चेंज होगा, फैटी एसिड में। ये सारी चीजें जो कन्वर्ट कर दी जाती है ना, ये कन्वर्ट न्यूट्रिशंस, ये न्यूट्रिएंट्स है और ये न्यूट्रिशंस है, जिसमें ले हम लोग न्यूट्रिएंट से न्यूट्रिएंट को अलग कर देते हैं। तो फैट से क्या बन जाएगा, फैटी एसिड, जिसे हम लोग अलग करेंगे, मतलब कि यूटिलाइज्ड करेंगे। ये आप लोग देख रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें यही चीजें पढ़नी है। अब अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की, अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड करना, तो हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी सिर्फ कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों चीजें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी। और भी न्यूट्रिशंस हमें जरूरी होते हैं, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें यही जरूरी हो, और भी ऐसे अदर न्यूट्रिशंस होते हैं जिन्हें हमें जरूरत होती है, जैसे कि हो गया विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन सबके अलग अलग फंक्शन तो होते हैं। बट अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, तो वो एनर्जी सिर्फ हमें 3 चीजें देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, प्रोटीन अमीनो एसिड में करना है, एंड फैट फैटी एसिड में करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है, अब हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर कैसे वर्क करता है, ये एक प्रोसेस है। तो इसका फंक्शन हमें सारे देख लेने हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो इसकी ना देखी हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो पहले जरूर देख लें, क्योंकि उसमें डायग्राम आपको दिखा दिया गया है और उसकी नेमिंग भी सिखा दी गई है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। अब भाई इंजेक्शन, ठीक है, सबसे पहला पार्ट में अभी आपको समझा चुकी हूँ। इंजेक्शन जिसे क्या कहा था, इनटेकिंग फूड। ठीक है, इंजेक्शन बाय हैंड, फूड को माउथ में लेकर जाना, जिसे अंतःग्रहण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अंतःग्रहण। तो इस इंजेक्शन जो है, आप फूड को कहाँ लेकर गए थे भाई, माउथ में लेकर गए थे। तो आपका फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप तो ये था ना कि सबसे पहले तो हमें खाना मुंह में लेकर जाना है, तभी तो डाइजेशन होगा भाई। मुंह तक नहीं पहुंचेगा तो मुंह से स्टमक में कैसे जाएगा, और एसोफेगस में कैसे जाएगा। और एसोफेगस का सेकंड नाम
फूड पाइप। तो फूड पाइप को क्या कहा जाता है? इसोफेगस। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप जो कि खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप बहुत ही छोटा सा होता है, जिसे हमने ज्यादा से ज्यादा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको वैसे ही याद रहता है। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? डाइजेशन। ठीक है, तो आपका जब हम सेकेंड स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, सेकेंड कौन सा होता है? डाइजेशन, जिसे क्या कहा जाता है? पाचन हिंदी में। इस डाइजेशन में क्योंकि आपका फूड माउथ में रखा गया था, तो हम फर्स्ट स्टेप भी तो माउथ से स्टार्ट करेंगे। तो माउथ के कितने पार्ट होते हैं भाई? माउथ के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है टीथ, दूसरा होता है टंग, और तीसरा होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ये आपके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा? टीथ, दूसरा कौन सा होगा? टंग, और तीसरा कौन सा होगा? सलाइवरी ग्लैंड। अगर पहली वीडियो देखी है तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड मैंने शो कर रखा है, जरूर उसे देख लें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है भाई? सलाइवा, मतलब कि ये सलाइवा सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा। ठीक है, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम, एंजाइम जो कि बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट मतलब कि आपका जो फूड ब्रेक डाउन होता है वो किस तरह से होता है? एंजाइम्स के थ्रू ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एंजाइम्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, और फूड को ब्रेक डाउन या फिर इमोलाइज्ड करने में काफी आपकी हेल्प करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। अब हमें इसमें 3 पार्ट्स को देखना है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड भाई क्या फंक्शन होता है? इन तीनों के हम फंक्शन देखते हैं। तो टीथ का फंक्शन क्या है भाई? खाने को च्यू करना। ठीक है, खाने को च्यू करना मतलब चबाना। अगर आप पूरी तरह से खाने को चबाकर नहीं खाते हैं तो अच्छे से खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है, इसलिए टीथ का काम सबसे अच्छा होता है भाई खाने को च्यू करना। यहाँ से आपका मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको 2 तरह के डाइजेशन पढ़ाए हैं, एक पढ़ाया है मैकेनिकल और दूसरा पढ़ाया है केमिकल। तो ये फूड को क्या करेगा? च्यू करेगा, मतलब कि चबाएगा। टंग, टंग का फंक्शन हम बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड का। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा, लार। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लार, लाला रस भी कहा जाता है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो उसमें लाला रस लिखा होगा। सलाइवरी ग्लैंड को भाई हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। अगर हिंदी में बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं? लार ग्रंथि, सलाइवा, लार या फिर लाला रस। अब इसमें से क्या सिक्रेट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये हिंदी इंग्लिश सेम है, जहां मैं ना बताऊं तो समझ लेना, हिंदी इंग्लिश सेम ही रहेगी। इसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज इसमें से सिक्रेट होता है, जो कि क्या होता है? एक एंजाइम होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है। अब सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? तो सलाइवरी अमाइलेज, यहां से केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है भाई? सलाइवरी अमाइलेज का होता है। इसमें एक और एंजाइम होता है जिसे हम टाइलिन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइलिन। ध्यान रखना है, टाइलिन टाइलिन ही होता है। तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड में 2 अमाइलेज, एक तो सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा कौन सा है? टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में। इससे पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज को सिंपल शुगर भी कहा जाता है। यहाँ से फूड क्या हो गया? स्टार्ट हो गया ब्रेक डाउन होना। अब जो ये टंग होता है, ठीक है, ये सलाइवा को मिक्स करता है फूड में अच्छे से। टंग का काम क्या होता है? मिक्स करने का और रोलिंग करने का। तो फूड को रोलिंग कर करके उसमें मिक्स क्या कर देगा? सलाइवा मिक्स कर देगा। कौन करेगा? टंग करेगा। तो 3 पार्ट आपके आगे आ गए, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। टीथ का काम है फूड को च्यू करना, टंग का काम है फूड को सलाइवा में, फूड में सलाइवा को मिक्स करना। एंड नेक्स्ट है आपका सलाइवरी ग्लैंड, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होगी? सलाइवा, जिसे हम क्या बोलेंगे? लार। और सलाइवा से क्या निकलेगा? सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये एक एंजाइम है और इसे टाइलिन, मतलब इसमें से एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है टाइलिन। अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, हो सकता है वह सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन दोनों लिखे हो तो आप बोथ पे आंसर लगाएंगे, या सलाइवरी अमाइलेज या फिर सिर्फ टाइलिन है तो आप किस पे आंसर लगा देंगे? टाइलिन पे। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप, टीथ,
टंग और सैलिवरी ग्लैंड। अब जो फूड है वो कहां से होकर जाता है, वो जाता है ऑइसोफेगस या फिर फूड पाइप से होकर। ठीक है, किससे होकर जाएगा, फूड पाइप से होकर। वो जाता है परास्टिक मूवमेंट से, परास्टिक मूवमेंट से, या फिर इसे बोलते हैं पराकुंचन गति से। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका फूड होता है ना, तो वो इस तरह से देखिए, ठीक है, इस तरह से चलता है। अब फूड यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड इस तरह से हो जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से जो चलता है उसे बोलते हैं अनुकुंचन गति। ठीक है, इस गति से खाना क्या होता है, नीचे जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परास्टिक मूवमेंट। ये होता है आपका फूड पाइप ऑइसोफेगस का प्रोसेस, क्योंकि सीधे नहीं जा सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने खाना खाया डायरेक्ट भाई स्टमक में जाकर गिर गया, नहीं, फूड क्या करेगा, थोड़ा 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 करके नीचे जाएगा, आराम आराम से जाएगा, भाई एकदम से नीचे नहीं जा सकता है ना। इसीलिए क्या कहा जाता है, खाना खाकर लेटना नहीं चाहिए या फिर उल्टे नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जैसे वॉमिटिंग हो जाए, ये प्रॉब्लम आती है। तो अब हम चलते हैं, हमने देख लिया माउथ, उसके बाद फूड पाइप। तो अब हमें कहाँ जाना है, स्टमक में। हम ये सोच लो अपनी पूरी बॉडी की सैर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे माउथ की थी, माउथ की, और माउथ से किसकी बात की थी, अब ऑइसोफेगस मतलब फूड पाइप की। ये होता है आपका स्टमक। देखो भाई ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको स्पेस, अगर आपने ना देखा हो तो एटलीस्ट आपको जगह पता हो। तो ये क्या है, आपका स्टमक है, ये क्या है, आपका फूड पाइप है, और ये क्या है, आपका माउथ है, जिसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं, मुख गुहा। ठीक है, स्टमक को हम लोग बोलते हैं अमाशय। अब यहाँ से फूड कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। एटलीस्ट 3 आवर यहाँ पर फूड रहता है हमारा, जैसे आटा गूंथा जाता है ना, वैसे यहाँ पर खाने को भी किया जाता है। तो यहाँ पर कितने, एटलीस्ट कितने घंटे रहेगा, 3 आवर तक। अब हम चलते हैं, स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रीट होता है, मतलब होती है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस। तो आपको ध्यान रखना है, जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा, जठर रस। तो हमने यहाँ पर बात की गैस्ट्रिक ग्लैंड की, और गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे, जठर ग्रंथि। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकला है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला है गैस्ट्रिक जूस, और जूस में से निकले हैं 3 अलग अलग पार्ट। सबसे पहला HCl, सेकंड है पेप्सिन, और उसके बाद है म्यूकस। ठीक है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये 3 अलग अलग पार्ट्स हमें इसमें देखने हैं। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक क्या होता है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। तो उस इनर लाइनिंग जो जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उससे क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस। जठर ग्रंथि से निकला जठर रस। HCl भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही रहेगा, या फिर आप उसे हिंदी में पूरा ही लिखना चाहे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। पेप्सिन पेप्सिन होता है, और म्यूकस म्यूकस ही होता है। एक बात देख सकते हैं, कुछ शासन श्लेष्मा कुछ ऐसा नाम है। तो ये हो गए आपके 3 पार्ट, बस ये वही रहेगा। तो अब आप इसमें देखना है कि इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम HCl की बात करते हैं। HCl को पढ़ाने से पहले मैं आपको पेप्सिन के बारे में बता देती हूँ। तो पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन भाई पेप्सिन के बहुत नखरे हैं, ठीक है, इसका काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन ये बहुत नखरे करता है। ये कहता है कि मैं प्रोटीन को मैं जब डाइजेस्ट करूंगा, जब आप फूड को मेरे पास क्या करोगे, एसिडिक फॉर्म में लेकर आओगे। ठीक है, कौन से फॉर्म में लेकर आओगे, एसिडिक फॉर्म में, मैं तभी प्रोटीन को डाइजेस्ट करूंगा। तो उस एसिडिक फॉर्म में फूड को लाने के लिए कौन काम करेगा, HCl। ठीक है, मेक द फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, मेक द फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फूड को हमारे क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, तभी ये जाकर फूड को प्रोटीन में ब्रेक डाउन करता है, अदरवाइज ये फूड को ब्रेक डाउन नहीं करता है। HCl का एक और काम भी होता है, किल द बैक्टीरियाज, मतलब फूड के साथ जो भी आपके बैक्टीरियाज जर्म्स चले जाते हैं उन्हें भी मारने का काम कौन करेगा, HCl। तो सबसे पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, दोनों के फंक्शन समझ में आ गए। HCl का काम क्या है, फूड को एसिडिक बनाना, और उसके साथ साथ दूसरा काम क्या करना है, जल्दी बताओ भाई, एसिडिक बनाना, दूसरे साथ किल द बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरियाज को मारना। ये भी किसका काम है,
HCl का। अब HCl जब फूड एसिडिक बन जाएगा तो ये आसानी से क्या करेगा, फूड को प्रोटीन में ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब कि यहाँ पर केमिकल इम्युलाइज हो गया है, क्योंकि ये लास्ट में प्रोटीन से, अब खाने से प्रोटीन अलग निकाला हो, प्रोटीन से क्या बनेगा, एमिनो एसिड, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। अब भाई एसिडिक एसिड आप जानते हैं कि अगर हमारे हाथ पे पड़ जाए तो भी उसे जला दे, बहुत हार्म देता है, तो स्टमक की वॉल्स को हार्म ना पहुंचे तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए क्या दिया गया है, हमें म्यूकस, ठीक है, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए हमें क्या दिया गया है, म्यूकस। तो प्रिवेंट द इनर लिनिंग, ठीक है, प्रिवेंट द इनर लिनिंग, तो इसकी जो स्टमक की अंदर की जो वॉल्स होती हैं, इनर लिनिंग होती हैं, उसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्टमक की वॉल्स को। तो हमारे अमाशय की दीवारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, म्यूकस होता है। तो सबसे पहला आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस में HCl, पैप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करेगा, फूड को एसिडिक बनाएगा, उसके साथ साथ HCl क्या करता है, बैक्टीरियाज को मार देता है। उसके बाद आप देखते हैं पैप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट आप देखते हैं म्यूकस जो कि प्रिवेंट करता है स्टमक की इनर लिनिंग को, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया तीनों पार्ट। अब हम चलते हैं आगे की ओर, साथ साथ अच्छे से समझते रहिएगा भाई, इससे अच्छा आपको कुछ अगर नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी चीजें एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी जा रही है बहुत अच्छे से, तो आपको बस ध्यान ही तो देना है और क्या करना है। तो इसके बाद डायरेक्ट जो फूड है, जैसे कि आपने देखा था, अभी मैंने बनाया था यहाँ पर आपके लिए, क्या बनाया था, माउथ बनाया था, और माउथ के बाद क्या बनाई थी, फूड पाइप की क्या बनाई थी, स्टमक में एक स्पिंचर लगा होता है जो कि डायरेक्ट फूड को कहाँ ले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से फूड कहाँ जाता है, डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत वो जगह होती है जहाँ पे पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद फूड चला जाता है इस तरह से, कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई है। इससे पहले यहाँ पर दो और चीजें होती है, एक होता है आपका लीवर और एक होता है यहाँ पे पैंक्रियाज, लाइक पत्ती की तरह, लीफ की तरह। तो यहाँ पर लीवर के अंदर एक टंकी भी लगी होती है जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस, ठीक है, क्या सिक्रीट होगा, बाइल जूस। तो ये आपको यहाँ पूरा डायग्राम अब मैं सीधे सीधे समझाती चलूंगी कि भाई क्या क्या हो रहा है, इतना समझ में आया ना अच्छे से। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि आगे क्या होने वाला है। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया, अब तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है, तो इससे पहले हम लोग बात किसकी कर लेते हैं, लीवर की, ठीक है। तो लीवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ बॉडी, जिसमें कि क्या होता है, बाइल जूस होता है। तो आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है, लीवर है। मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज इसलिए लिखकर बता दे रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके। तो अब लीवर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लीवर के अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। लीवर के अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होता है, बाइल जूस। तो इसके अंदर बाइल जूस होता है और बाइल जूस सिक्रीट होता है, तो एक होता है ग्रीनिश येलोइश कलर का, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का। तो अब इसके दो फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शंस। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज, इसका फंक्शन आपको जब भी समझ में आएगा जब हम बात कर लेंगे पैनक्रियाज की। लीवर को यकृत बोलते हैं, पैनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं। जो हमने स्टमक पढ़ा था उसे अमाशय कहते हैं और इसे क्या बोलते हैं, अग्नाशय। पैनक्रियाज में से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। तो आपको ध्यान रखना है, पैनक्रियाज में से क्या निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस, और इसमें से 3 अलग अलग एंजाइम निकलते हैं। एक निकलता है ट्रिप्सिन, ठीक है, एक निकलता है लाइपेस और एक निकलता है अमाइलेस। एक निकलता है ट्रिप्सिन, ठीक है, एक क्या निकलता है आपका, ट्रिप्सिन निकलता है, और दूसरा क्या निकलता है, लाइपेस निकलता है, और एक निकलता है अमाइलेस। तो यहाँ पर मैं आपको 3 नाम अलग अलग लिख देती हूँ। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेस फैट को करता है, और अमाइलेस स्टार्च को करता है, या फिर आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ मैंने 3 अलग अलग नाम लिख दिए, तीनों को ब्रेक डाउन करता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस निकला था, गैस्ट्रिक जूस में से पैप्सिन निकला था, जिसके नखरे थे, उसे क्या चाहिए था कि फूड कैसा होना चाहिए आपका, एसिडिक, ये बात थी। अब उसके वहां पर नखरे थे, यहाँ पर क्या है, इनके नखरे हैं। भाई इनका कहना है कि नहीं, हमें तो फूड बेसिक चाहिए, और फूड जब तक बेसिक नहीं होगा तब तक हम उसे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे।
ठीक है। तो बाइल जूस का काम क्या है भाई, बाइल जूस का पहला काम है फैट को ब्रेक डाउन करना। क्या काम है पहला, फैट को ब्रेक डाउन करना। फैट किस में ब्रेक डाउन होगा भाई, जल्दी से बता दो मुझे, फैट किस में ब्रेक डाउन होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, फैटी एसिड में। वेरी गुड, क्या होता है, फैटी एसिड में। तो इसमें एक तो बाइल जूस होता है, बाइल जूस के साथ साथ एक और होता है बाइल सॉल्ट कहा जाता है उसे, ठीक है, क्या कहा जाता है, बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस ने क्या करा, फैटी एसिड कर दिया। अब भाई बाइल जूस क्या करेगा, उसे एल्कलाइन में चेंज कर देगा। एल्कलाइन मतलब फूड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू बेसिक। फूड को बेस बना देना है। जब वो बेसिक बन जाएगा तो इनकी जिद पूरी हो जाएगी। जिद पूरी हो जाएगी तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटीन में। किसमें कर देगा, प्रोटीन में। समझ में आया। तो आपको ध्यान रखना है, मेक्स द फूड जो है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, उन्हें किसमें चेंज करता है, एल्कलाइन में चेंज कर देता है, मेक्स द फूड एल्कलाइन। और जब फूड एल्कलाइन हो जाएगा बाइल सॉल्ट के थ्रू, तो क्या करेगा, ट्रिप्सिन फूड को प्रोटीन में चेंज कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देगा, फैट को फैटी एसिड में। और अमाइलेज ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को। अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करेगा, स्टार्च को। तो हम एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया था, स्टमक के बारे में। जो आपका स्टेप था, स्टमक में कितना था, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। यहाँ पर है लीवर। लीवर के अंदर क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या निकलेगा, बाइल जूस, ग्रीनिश येलो कलर का। उसके बाद इसे बाइल जूस और एक और होता है बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड में। और उसके बाद बाइल सॉल्ट क्या करेगा, फूड मेक्स बेसिक मतलब एल्कलाइन। जो फूड होता है उसे एल्कलाइन मतलब कि बेस बना देता है। और फिर पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में से क्या सिक्रेट होता है, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में से 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है भाई, इनकी जिद होती है कि हमें फूड तो बेस चाहिए, जब तक बेसिक नहीं होगा तब तक हम इसे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। तो जो बचा हुआ प्रोटीन होता है, पहले भी प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, आप लोग देख चुके हैं, लेकिन जो बचा हुआ प्रोटीन होता है उसे ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, प्रोटीन में। नेक्स्ट लाइपेज जो कि क्या करेगा, फैट में करेगा। और अमाइलेज स्टार्च में करेगा। यहां तक कि आपकी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो ये आप देख रहे हैं डाइजेशन पूरा है पूरा। अब हमें देखना है अब्जॉर्प्शन। अब फूड कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जिसमें कि इंसेंशियल जूस बन चुका है। फूड क्या हो चुका है, इंसेंशियल जूस में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन, उन सब चीजों में चेंज हो चुका है। अब इसमें हमें देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड अब्सॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, अब्सॉर्ब होता है। उनका काम क्या करता है, उनका काम क्या है करना, अब्सॉर्प्शन करना है। जैसे कि ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इस तरह से विली होती है, इसके नीचे इस तरह से होंगी, इसमें क्या है, ये विलाई है। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में वैसे तो सेल वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके थ्रू फूड अब्सॉर्ब होके चला जाता है ब्लड में। लेकिन फिर भी पूरी तरह से अब्सॉर्प्शन करने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से अब्सॉर्प्शन नहीं कर पाते, कुछ पार्ट पीछे छोड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, विलई होती है। उसके लिए क्या होती है, विलई। तो मैक्सिमाइज करने के लिए इसका सरफेस एरिया क्या है, ये सरफेस एरिया क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। जैसे कि हम पूरे प्रोसेस में देखें तो विलई ऐसी होती है, तो यहाँ से भी अब्सॉर्ब होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, पूरी जगह से क्या करेगा, अब्सॉर्प्शन करेगा। तो सरफेस एरिया क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया। तो जिससे कि बहुत ही अच्छी तरह से अब्सॉर्प्शन कर सके, जो फूड है वो कहाँ जा सके, ब्लड में जा सके, जिससे कि ब्लड सेल्स में जाकर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। तो अब्सॉर्प्शन आपको समझ में आ गया। हम थर्ड पार्ट पे आ गए। यहाँ पर देखिए अब्सॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। इसमें इंसेंशियल जूस बनकर आ चुका है और यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, जिससे कि फूड कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। उसके साथ साथ विलई है, विलई क्या करेगी, फूड को मैक्सिमाइज कर देगी। मतलब कि जो हमारा फूड है, अब्सॉर्प्शन है, उसे मैक्सिमाइज करेगी, पूरी तरह से अब्सॉर्प्शन को बढ़ा देगी। तो विलई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर देती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे कि फूड पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो सके। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होती हैं, विलई होती हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होती है, विलई। ये क्या करती है, टू अब्सॉर्ब वाटर,
टू एब्जॉर्व वाटर, ये किसे एब्जॉर्व करेंगी, वाटर को, और जो पार्ट बच जाएगा वो एनएस के थ्रू कहाँ आ जाएगा, बाहर। अब जो भी इसमें सॉलिड और लिक्विड पार्ट बचा होगा वो एनएस के थ्रू कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर देखा होगा एक वेसिकल ऑर्गन होता है जो कि एक अपेंडिक्स है, ठीक है। वेसिकल ऑर्गन क्या है, अपेंडिक्स है। तो हमारे एंसेस्टर्स मतलब कि जो पूर्वज थे वो घास फूस खाया करते थे, कच्चा मांस मतलब कि रॉ मटेरियल खाया करते थे, जिन्हें पचाने के लिए इसकी जरूरत होती थी। बट अब आपकी बॉडी में ये वेस्ट है, ठीक है। अब आपकी बॉडी में क्या है, ये वेस्ट है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कुछ कच्चा खा रहे हैं तो यहाँ पर चला जाता है, या फिर आप बहुत जल्दी में बिना चबाए खा लेते हैं तो भी यहाँ फंस सकता है, या आप देखते हैं मैदा ज्यादा खाते हैं तो वो यहाँ फंस जाती है और उसके बाद ये बहुत पेन करता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, तो इसे ऑपरेशन के थ्रू काट कर निकाल दिया जाता है। तो ये है आपकी अपेंडिक्स। ये आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एसिमिलेशन, जैसे कि इजेशन मैंने आपको लास्ट में समझा दिया, जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड था वो बाहर हो गया है तो वो यहाँ पर पूरा हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस वो बाहर निकल गया है। इसमें क्या होता है कि जो एसिमिलेशन है वो आपको कहाँ दिखाया जाएगा भाई, जब एसिमिलेशन फूड जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स था वो कहाँ चला गया, ब्लड में। ब्लड में जाकर इस सेल में क्या होगा, फूड क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनर्जी में कन्वर्ट होगा तभी तो आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी, तभी तो सेल में कवर होगा। तो ये एसिमिलेशन में आ जाता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप सो कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें छोटी छोटी चीज पढ़नी है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है डेंटल कैरीज। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, डेंटल। सो नेक्स्ट टॉपिक है डेंटल कैरीज, दंत अस्थिज है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंटल कैरीज, दंत अस्थिज है, वो इसलिए होता है क्योंकि भाई आप खाना तो खा लेते हैं बट आप अपना ध्यान नहीं रखते, जो अपने दांत होते हैं उन्हें रेगुलरली क्लीन नहीं करते। तो ये सारी प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, आपके दांतों में छोटे छोटे से होल हो जाते हैं और उनमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि आप देखते हैं कि उनमें क्या होता है, कीड़े लगने के बाद आपके दांत खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें डेंटल कैरीज के बारे में पढ़ना है। ऑलमोस्ट लोग बच्चों की दांतों में दर्द हुआ होगा, दाढ़ में दर्द हुआ होगा, तो वो जो दर्द है ना उसका हम कारण जानते हैं आज भाई कि क्यों दर्द होता है, क्यों आपके दांत खराब हो जाते हैं, क्यों लोगों को दांतों डेंटल के पास मतलब कि जो आपका डॉक्टर होता है उसके पास जाना पड़ता है। तो ये रीजन आज हम देखने वाले हैं। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, ये दांत है और इतना तो समझ ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये दांत है। अब होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो खाना एक येलो कलर का प्लाग बना लेता है, क्योंकि उसमें से एक एसिड सिक्रीट होता है। जैसे कि आप शुगरी फूड ज्यादा खाते हो, शुगरिश फूड, तो उसमें से क्या सिक्रीट होगा, एसिड सिक्रीट होगा। तो यहाँ पर येलो येलो कलर का प्लाग जम जाएगा। अगर कभी देखे हो दांत तो येलो येलो कलर का जम जाता है, तो आप ब्रश नहीं करेंगे तो वो येलो येलो कलर का प्लाग जमता रहेगा, और जमने के कारण उसमें क्या करेगा, डेंटल कैरीज कर देगा, मतलब कि होल कर देगा, और ये आपकी नसों तक पहुंच जाता है और नसें आपकी क्या कर देता है, ये बेकार कर देता है। तो ये होता है आपका डेंटल कैरीज। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी, मतलब छोटी छोटी गुहिकाएं यहाँ पर बन जाती है, उन्हें गुहिकाओं बोलते हैं। स्मॉल कैविटीज इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। अगर आप पूरी तरह से अपने दांतों की देखभाल नहीं करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, डेंटल कैरीज। तो जो आपकी स्मॉल कैविटीज बन जाती हैं, मतलब कि यहाँ येलो कलर का प्लाग जमा हो जाता है, उसकी कारण से ये होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने इनामल लिख रखा है, ये है आपका, तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी का, ठीक है। टूथ एनामल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन योर बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, या हार्डेस्ट मटेरियल यही है एनामल। इसके बाद है डेंटाइन, ये आपकी नसें हैं यहाँ पर, ये डेंटल कैरीज इनमें जाकर होती है, ठीक है। तो ये आपकी लाइन मैंने, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन। जब आप खाना खाते हैं उसे च्यू करते हैं, क्योंकि आपका मेन पार्ट क्या है, दांत है। आपको खाना खाने के लिए दांतों की बहुत जरूरत है। जब आप उसे अच्छे से चबाएंगे तो दांतों पे लगेगा खाना, और दांतों पे खाना लगेगा जब शुगरी फूड होगा तो क्या
करेगा, बैक्टीरिया बनाएगा, एसिडिक बनाएगा, और एसिडिक बनाने के बाद अगर आप उनकी साफ सफाई नहीं करेंगे, दांतों में खाना फंस जाता है या फिर एसिडिक जमा हो जाता है, एसिड जमा जो होते होते येलो कलर का प्लाक बन जाता है, जिससे कि आपके दांत खराब हो जाते हैं। तो ये है रीजन डेंटल कैरीज का। अगर एक और लाइन लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, काफी हेल्प मिलेगी आपको उससे, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो बॉक्स बना होगा, वहां पर ये डेंटल कैरीज टॉपिक लिखा होगा, ठीक है। तो लाइन लिखिए, इफ द teeth are not cleaned regularly, if the teeth are not cleaned regularly, ऊपर देखिए हिंदी वाले लिखा हुआ है, if the teeth are not cleaned regularly they become covered with a sticky yellowish layer, ठीक है, they become covered with a sticky yellowish layer of food particles and bacteria cells called dental plaque, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाए डेंटल प्लाक क्या होता है तो वहां पर आप ये लिख सकते हैं, कॉल्ड डेंटल प्लाक। तो ये है आपका डेंटल कैरीज यहाँ तक का। अब हम जब नेक्स्ट टॉपिक वीडियो लाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। अब हम अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ जो क्वेश्चंस करेंगे क्यूज होगा आपका, जहां पर मैंने आपको बताया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कर लीजिएगा, जिससे कि अगर आपने ना देखे दोबारा देख कर आओ, तब क्वेश्चंस के आंसर देखना, आपको अच्छा रहेगा कि हाँ भी मुझे आंसर्स आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं, ए बी सी या डी, कौन सा आंसर है उसका वो आप तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आज तो मैं आपको कम क्वेश्चन दे रही हूँ, बट मैंने सोचा है चैप्टर पूरा होने के बाद एक पूरी वीडियो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की रखेंगे, उनमें काफी इंटरेस्ट आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन। तो इसके चार आपको दिख रहे होंगे पॉइंट। सबसे पहले डायलिसिस, उसके बाद है साइटोकिनेसिस, उसके बाद है फैगोसाइटिस, उसके बाद है अमीबोसाइसिस। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें। आप जब सब इसके कमेंट बॉक्स में आंसर्स दे चुके होंगे तब मैं आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगी, आप जाकर वहां पर चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आंसर बता दूंगी ना तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे, आप तुरंत ही आंसर सुन के भाई बात खत्म, अभी आंसर नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, द एंजाइम ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, द एंजाइम ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, नन ऑफ दीज। तो ये हो गए आपके 4 पॉइंट्स। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Absorption of food occurs in, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, absorption of food occurs in a stomach, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट है आपका। उसके बाद सेकंड क्या है पॉइंट आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन और फिर है ऑइसोफेगस। अब आपको जल्दी से आंसर बताना है, जल्दी करें, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें, आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आपने मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी। नेक्स्ट है आपका डी आंसर, देखते हैं भाई कौन कौन जल्दी जल्दी आंसर कर देता है। डी, वेयर द प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड, आपके सामने स्क्रीन पे है, वेयर द प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल, वेयर द प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। इसका फर्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, बी है ऑइसोफेगस, उसके बाद है माउथ और नेक्स्ट है आपका स्टमक। आपको पसंद आए ये क्वेश्चन तो जल्दी से आंसर लिख दीजिए। वीडियोस को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, छोटी छोटी चीज आप उनके बीच में सीख सकते हैं। आप स्किप करेंगे तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ आपका छूट जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब पढ़ सके। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए, थैंक यू। अब आप साथ देंगे तो डेफिनेटली और बहुत ही जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।